हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। आप सब जानते हैं कि इस सीरीज का शुरुआत हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए थे और क्लास 6 के ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हम लोगों ने क्या किया, कवर किया, कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। ठीक है, क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को हम लोग 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। पहला सेशन में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सेकंड सेशन में उन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आपके पास आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और रिवाइज भी होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्लास 7 में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है क्लास 7 में वो है इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, थर्ड नंबर चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ, फोर्थ नंबर चैप्टर है एयर, फिफ्थ नंबर है वाटर, सिक्स नंबर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 7 नंबर चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और 8 नंबर चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन और लास्ट जो हमारा चैप्टर होगा लाइफ इन द डेजर्ट्स। यानी कि टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, तो टोटल 18 वीडियोस क्लास 7 का आपके सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी कंसेप्ट या किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आपके पास, आपके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो आज का हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंट, इसको स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही है इन्वायरमेंट। तो ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो इन्वायरमेंट खुद होगा। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट हैं इंपॉर्टेंट, उसको कवर करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इन्वायरमेंट के 2 टाइप हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट, द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि टोटल इस सेशन में हम लोग जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो 5 टॉपिक है और इस 5 टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन आप माइंड में नहीं रखिए और बहुत ही आराम से बैठ जाइए, सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एक बात जानिए, जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ये इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से आया है और उस फ्रेंच वर्ड का जो वर्ड है, वो जो फ्रेंच वर्ड है वो है इनवर्नर। क्या है? इनवर्नर। और ये जो इनवर्नर वर्ड है फ्रेंच में, इसका मतलब होता है नेबरहुड। क्या होता है? नेबरहुड। और नेबरहुड का मतलब क्या होता है? आवर सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग, यानी कि जिस वर्ड से इन्वायरमेंट वर्ड का जो ऑरिजिन हुआ है उस वर्ड का मतलब होता है नेबरहुड और नेबरहुड का मतलब होता है आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, इस मीनिंग से ही आप समझ गए होंगे। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी चीज है, जो भी आपको नजर आ रहा है, वो सभी मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे एयर,
वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स, हम लोग, बिल्डिंग्स, हमारे आसपास हमारे रूम में जो भी चीज़ है, सनलाइट है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन है, ये सभी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल है, वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ क्या है? इन्वायरमेंट है। कोई दिक्कत है? इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट कुछ और नहीं, हमारे सराउंडिंग यानी कि टोटल सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सारी क्या है? इन्वायरमेंट है। देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये क्या है? इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट है ये क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जैसे सोचो, हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंट यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। जैसे कि एयर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एयर, अच्छा क्वालिटी का एयर हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है तो हमारा हेल्थ क्या होगा? आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारा हेल्थ क्या होगा। अभी दिल्ली वालों को पता होगा कि आसपास अच्छा एयर, गुड क्वालिटी का एयर, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होने का क्या नुकसान है। ठीक है, तो जो एयर है वो इनविजिबल है, लेकिन वो जो एयर एक इन्वायरमेंट का पार्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एयर अच्छा नहीं है तो हमारा लाइफ सिस्टम क्या होगा? हमारा लाइफ क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एयर। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एयर, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड वाटर, जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड फूड, जिसको हम लोग खाते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड लैंड, जहां पे हम लोग रहते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और हमें जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए सारा चीज क्या करता है? अवेलेबल करके देता है। जैसे कि हमें देता है एयर सांस लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग जी नहीं सकते। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो भी हम जी नहीं सकते। अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो भी नहीं जी सकते हैं। अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तो जो इन्वायरमेंट है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले बोलिए कि हमारी आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। यानी कि आवर टोटल सराउंडिंग्स इज इन्वायरमेंट। आवर टोटल सराउंडिंग इज अ पार्ट ऑफ और इन्वायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम which who provide या it provide air to breathe, water to drink, food to eat and land to live। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि इन्वायरमेंट क्या होता है? चलिए, तो इन्वायरमेंट समझ में आ गया। इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड्स इन्वायरनर से आया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड का मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे आसपास। हमारे आसपास जो भी चीज है वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर वो चीज अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा लाइफ अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट क्या है? अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है एयर, वाटर, फूड और लैंड। कोई दिक्कत? तो देखते हैं आगे डिटेल में। इन्वायरमेंट यानी कि इज एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ। इन्वायरमेंट यानी कि सारे चीजें जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है या लाइफ को अफेक्ट करता है, वो क्या है? तो वो इन्वायरमेंट है। वो क्या है? इन्वायरमेंट है। अब जब आप अपने आसपास देखिएगा या जो भी चीज है उसका एक लिस्ट बनाइएगा, तो दो टाइप का लिस्ट बनेगा। एक ऐसा लिस्ट बनेगा जिसमें सारी नेचुरल है, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है या ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है, वो चीज मिलेगा। और कुछ ऐसा चीज मिलेगा जो ह्यूमन ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। ठीक है,
एक मिनट। हाँ हेलो। 13,200। ठीक। का जी पैसा आता ना। ठीक 13,200 नु। ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अगर उस चीज का जो आप लिस्ट बनाइएगा, दो टाइप के चीज मिलेंगे। एक नेचुरल, जिसमें जिसको बनाने में ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स। क्या हम लोगों ने बनाया है? नहीं। हम लोगों के द्वारा बनाया गया रोड है, बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, गाड़ी है, व्हीकल है, फैन है, फ्रिज है, एसी है। तो दो टाइप के चीजें आपको मिलेंगी। तो जो नेचुरल चीजें हैं उनको हम लोग बोलेंगे कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है, और जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट है। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर के इन्वायरमेंट ही हैं। दोनों एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको सेपरेट करेंगे तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होगा और दूसरा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होगा। यानी कि नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स में हमारे पास क्या है? एयर है, वाटर है, लैंड है, प्लांट है और एनिमल है। और मैनमेड सराउंडिंग में हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, रोड हैं, डैम्स हैं, एसी है, कूलर है, फ्रिज है। ये सारी क्या है? ह्यूमन सराउंडिंग है, ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स है, ये नेचुरल सराउंडिंग्स है, और ये दोनों मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप नेचुरल सराउंडिंग देखेंगे, जब आप नेचुरल सराउंडिंग्स देखेंगे तो आपको दो टाइप के चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और दूसरा मिलेगा लिविंग। यानी कि एक ऐसा चीज मिलेगा जो जिंदा नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड। ये क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। ये लिविंग है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, एनिमल ये लिविंग है और ये भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। लेकिन ये एक नॉन लिविंग वर्ल्ड है, एक लिविंग वर्ल्ड है। तो जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो लिविंग है उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत है? ठीक। जब आप नेचुरल सराउंडिंग्स को देखेंगे
तो नेचुरल सराउंडिंग्स को जब आप लिस्ट बनाइएगा तो आपको दो लिस्ट बनेगा। एक लिस्ट में आप बनाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स का, दूसरा बनाएंगे लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर और लैंड आएगा, और लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में छोटे छोटे से लेकर के बड़े तक, और प्लांट में छोटे से लेकर के बड़े तक। जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जब आप ए बायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे तो ये भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्लाइमेट रिलेटेड और दूसरा हो जाएगा सॉइल रिलेटेड। क्लाइमेट रिलेटेड में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल सराउंडिंग्स है। ह्यूमन सराउंडिंग्स में आपको पता चल गया कि जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए बिल्डिंग है, और ह्यूमन ने कोई तो लिविंग थिंग्स बनाए नहीं है। ये इनका केवल एक ही पार्ट है, वो है एबायोटिक वाला पार्ट में है। बिल्डिंग, पार्क, डैम, रोड, ट्रांसपोर्ट में एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, ये है ह्यूमन मेड सराउंडिंग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चाहिए आगे बढ़े। आगे क्या है? आगे है नेचुरल इन्वायरमेंट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, उसका जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। एक मिलेगा बायोटिक, दूसरा मिलेगा एबायोटिक। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है, अब बायोटिक कंपोनेंट को पहले छोड़ देते हैं, एबायोटिक को देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? ये वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स या एलिमेंट। ठीक, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, ये क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है। जब आप ए बायोटिक कंपोनेंट देखेंगे तो एक है एडफिक रिलेटेड, जिसका मतलब क्या है? सॉइल रिलेटेड। सॉइल रिलेटेड, ठीक। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड। क्लाइमेट रिलेटेड में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा फिर बताइए? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, फिर बताइए क्या होगा? रेनफॉल। रेनफॉल। अब आगे बताइए क्या होगा? और भी बताइए क्लाइमेट रिलेटेड से क्या क्या है, और बताइए जल्दी बताइए। क्लाइमेट रिलेटेड से और कौन से कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं? तो बताइए। विंड आएगा, विंड आएगा, और सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा। ये सारे क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड एबायोटिक कंपोनेंट है। क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट का भी दो कंपोनेंट है, दो सब कंपोनेंट है। एक है क्लाइमेट रिलेटेड, दूसरा है एडफिक रिलेटेड। एडफिक रिलेटेड का मतलब सॉइल रिलेटेड, और क्लाइमेट रिलेटेड का मतलब टेम्परेचर से हो गया, ह्यूमिडिटी से हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, और सनलाइट हो गया। ये सारी जरूरत होते हैं, ये सारे नेसेसरी हैं एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहां पे कोई प्लांट नहीं होगा, और जब प्लांट होगा ही नहीं तो क्या अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल है? कोई लाइफ पॉसिबल? ठीक है। दूसरा क्लाइमेट रिलेटेड। क्लाइमेट रिलेटेड में क्या आएंगे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और सनलाइट। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो वहां पे कोई प्लांट भी नहीं होगा, कोई एनिमल भी नहीं। आज समझे? जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड में हमारे पास एयर है, विंड है। एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन,
अगर वो ऑक्सीजन या उसमें अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा दिन पर दिन घटने लगे खत्म, तो बताइए हमारे साथ क्या होगा हमारे साथ, थोड़ा इमेजिन की। ठीक है, तो ये था हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। और अब आते हैं हम लोग बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है बताइए। तो ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स या ऑर्गन, वर्ग ऑफ क्या है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब एबायोटिक कंपोनेंट का भी सब कंपोनेंट निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एक इन्वायरमेंट को अच्छा से चलाने के लिए, अच्छा से रन करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट का होना भी क्या है, जरूरी है। इन तीनों बायोटिक कंपोनेंट का भी होना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर क्या होता है, तो जो सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है, तो उस सनलाइट के सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, तो वो होते हैं प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट। और प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। और हमारे अर्थ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो सबसे पहले एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, वो है प्रोड्यूसर, वो है प्लांट। वो क्या है, प्लांट। फिर प्लांट को जो खाने वाले लोग हैं वो क्या है, कंज्यूमर है। लेकिन कंज्यूमर में 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। क्या है, एक प्राइमरी, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी और तीसरा हो जाएगा टर्शियरी। जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये क्या करते हैं कि प्लांट को खाते, प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को खाते। ठीक है, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है ये प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाएगा। और जब ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर मर जाएंगे तो इनके डेड बॉडी को डिकम्पोज करेगा, इन्वायरमेंट को क्लीन कौन करेगा, तो वो है डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, कौन, तो डिकम्पोजर। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में सबसे अच्छा रोल कौन निभाता है, तो डिकम्पोजर। हम लोग भी आज के डेट में अच्छे डिकम्पोजर को ढूंढते हैं कि जो प्लास्टिक को खा जाए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, क्लीन रहे। तो ये था बायोटिक कंपोनेंट मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट के 3 सब कंपोनेंट हैं, एक है प्रोड्यूसर, कंपोजर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। एबायोटिक का 2 सब कंपोनेंट है, एक एडफिक रिलेटेड यानी कि सॉइल रिलेटेड और दूसरा क्लाइमेट रिलेटेड। ठीक है, ये सारी मिलकर के क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते। ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट को होना, एग्जिस्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एबायोटिक एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
तो ए बायोटिक कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है। ए बायोटिक कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल है, एयर है, उसके बाद क्या है, वाटर है, और उसके बाद क्या है, लैंड। लैंड। अब बताइए, क्लास 6 का ज्योग्राफी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या आप लोग मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ पढ़े? तो मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ में क्या था, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर बॉडीज ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। लैंड क्या बनाता है, लिथोस्फीयर। सॉरी, और ये क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। अब देखो, वाटर सबसे इसेंशियल, अगर लाइफ एग्जिस्ट करना है, लाइफ अच्छा से चले, खास करके हमारा या किसी भी एनिमल्स का, उसके लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। अगर वाटर नहीं है तो कोई प्लांट होगा। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो सनलाइट का रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन है जो हमारे अर्थ पे पहुंचेंगे और सारे जीव जंतु तबाह हो जाएं। तो इन एटमॉस्फेयर का भी होना उतना ही जरूरी है, और लिथोस्फीयर का भी होना उतना ही जरूरी है। तो जब आप बार बार हमसे सुन रहे हैं कि सब कुछ तो जरूरी है, हाँ सब कुछ जरूरी है। जब आप एक सिस्टम का बात करेंगे तो सिस्टम में एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी उस सिस्टम का पार्ट हैं, वो सारे पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। जो हम बोल रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं। जो सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं, ये निर्भरता ही बनाता है इकोसिस्टम। ये निर्भरता ही क्या बनाता है, इकोसिस्टम। क्योंकि अब ध्यान से सुनना, अभी हमने बोले कि एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ए बायोटिक कंपोनेंट का होना जरूरी है, और ए बायोटिक कंपोनेंट में ये जो 3 कंपोनेंट है, एयर, वाटर और लैंड, एयर, वाटर और लैंड, इनको होना, इनका साफ सुथरा और क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। और जहां पे ये एयर, वाटर और लैंड का इंट्रैक्शन होगा, उसी पार्ट में जहां पे तीनों का इंट्रैक्शन होगा, उसी पार्ट में लाइफ एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, वर्ल्ड ऑफ लाइफ होगा, जिसको हम लोग एक और वहां पे वर्ड ऐड करेंगे, बायो एस्फीयर। बायोस्फीयर वैसा स्फीयर जो एक नैरो स्ट्रिप है, नैरो जोन है, एक इंट्रैक्शन है, किनका किनका, तो एयर, वाटर और लैंड का, जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं। तीनों के तीनों, ये नहीं केवल दो कोई किया तीसरा नहीं किया, तीनों के तीनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है। और जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, वहां पे ही लाइफ क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस इंटरेक्शन वाले जोन को क्या बोलेंगे, एरिया को बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एयर, वाटर और लैंड। एयर क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर और लैंड, लिथोस्फीयर। अब पूछिएगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है सर, लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में है, और जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल, क्या, क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का, वही क्या है, लिथोस्फीयर है, जो है लैंड फॉर्म, सॉइल और कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म,
सॉइल और कॉन्टिनेंट्स। लैंडफॉर्म में डिफरेंट माउंटेन, डेजर्ट्स, प्लेटूज, रिवर, रिवर नहीं, रिवर तो वाटर बॉडी है, ये सारे क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। दूसरा क्या है हमारे पास, एटमोस्फियर, जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है, जो अर्थ के चारों तरफ ऊपर से गैस का जो चादर है वो क्या है, एटमोस्फियर। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो गैस से अवेलेबल है वो ओजोन लेयर है, क्योंकि सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो किसी भी एक लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है, जरूरत है। तो हमारे यहाँ एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना ही क्या है, बहुत जरूरी है, जिसके कारण लाइफ क्या होगा, एग्जिस्ट कर। और लास्ट में क्या है, हाइड्रोस्फीयर। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। लाइक पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सारे किसके पार्ट हैं, तो हमारे हाइड्रोस्फीयर। और जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, कौन कौन, जहां पे लिथो, ध्यान से देखना, लिथो एक बड़ा सा सर्कल, दूसरा सर्कल एटमॉस्फेयर, और तीसरा सर्कल हाइड्रोस्फीयर। तीसरा सर्कल हाइड्रोस्फीयर। अब देखो, जहां पे ये तीनों जो डोमेन है अर्थ के, जो तीनों एबायोटिक कंपोनेंट हैं, जहां पे ये तीनों मिलते हैं, ये वाला एरिया जहां पे ये तीनों मिलते हैं, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो। जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायो। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट है और नेचुरल कंपोनेंट है। नेचुरल में क्या है, वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड में क्या है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। और ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, तो जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होता है, देखो ये है एटमॉस्फेयर, ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हाइड्रोस्फीयर, और इसी में है लिथोस्फीयर। और जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पे क्या है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में लाइफ क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। लाइफ कहां पे एग्जिस्ट करेगा, बायोस्फीयर में, जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब बारी बारी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ का एक सॉलिड क्रस्ट का पार्ट है, और जो हार्ड टॉप लेयर है, यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। ये जो लिथोस्फीयर है ये बना किससे है, तो रॉक से बना है, मिनरल से बना है, एंड कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ, ये रॉक से बना है, मिनरल से बना है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना है। क्या बना है, तो लिथोस्फीयर। ये क्या है, इरेगुलर सरफेस। इसका जो सरफेस कैसा है, इरेगुलर्स है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेटूज है, प्लेन है, वैली है। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन एल्सो। और इस टाइप के लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट के ऊपर भी है और ओशियन के ऊपर भी है, क्योंकि हमारे पास लिथोस्फीयर भी दो है, एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, एक ओशनिक लिथोस्फीयर। कोई दिक्कत, जो अर्थ का टॉपमोस्ट लेयर है, टॉपमोस्ट लेयर है, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज द डोमेन। लिथोस्फीयर एक डोमेन है जो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, प्रोवाइड करता है ग्रास लैंड, प्रोवाइड करता है ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, प्रोवाइड करता है लैंड फॉर एग्रीकल्चर, प्रोवाइड करता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड, और इट इज अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये मिनरल का भी सोर्स है। आप समझ गए, तो गुड क्वालिटी के सॉइल होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के इन्वायरमेंट होगा। तो पहला डोमेन क्या था, लिथोस्फीयर। सेकेंड डोमेन आते हैं, हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो डोमेन ऑफ द वाटर। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, डोमेन ऑफ द वाटर को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं।
अब ये जो वाटर का जो सोर्स होगा ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशियंस, ठीक है। और ये इसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वाटर क्या है, सबसे इसेंशियल है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लास्ट आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, तो थिन लेयर ऑफ एयर या गैस। थिन लेयर ऑफ गैस क्या है, सराउंडिंग द अर्थ, वही क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के कौन रखता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के अपने पास रखा हुआ है। ठीक, जो एटमॉस्फेयर है हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, और ये बना हुआ है नंबर ऑफ गैसेस से, डस्ट से, वाटर से। अगर चेंज इन एटमॉस्फेयर आएगा तो चेंज इन वेदर होगा, चेंज इन क्लाइमेट होगा। जब क्लाइमेट में चेंज होगा, वेजिटेशन में चेंज होगा, वेजिटेशन में चेंज होगा तो हमारे वाइल्ड लाइफ भी चेंजेज आएंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, कौन कौन, लिथो, हाइड्रो और बायो। और फिर हमने बताया कि जहां पे ये तीनों डोमेन का इंटरेक्शन होगा वहां पे क्या बनेगा, बायो। क्या बनेगा वहां पे, बायो। आप इस फिगर में देखिए, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए, हमें आपने को क्या बताया कि ये मान लीजिए है एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर, और ये क्या है बताइए, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर पे क्या होगा, वाटर, और ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर। और जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन है, तीनों का इंटरेक्शन जहां पे है, ये वाला पार्ट जहां पे तीनों का इंटरेक्शन है वो क्या बनाता है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पे लाइफ क्या है, पॉसिबल, क्या है, लाइफ पॉसिबल है। अगर बायोस्फीयर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। तो बायोस्फीयर कहाँ होगा, जहां पे ये तीनों स्फीयर, लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो नैरो जोन बनेगा इंटरेक्शन का, वहां पे लाइफ पॉसिबल होगा। और जहां पे लाइफ पॉसिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो एनसीईआरटी में है द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर बनाते हैं, लेकिन बायोस्फीयर होता क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। क्या है, जो बायोस्फीयर है ये एक अर्थ पे नैरो जोन है जहां पे लैंड, वाटर, एयर यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जहां पे लाइफ को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और जिस एरिया में लाइफ को सपोर्ट मिलता है वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर। क्योंकि उसी जोन में जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, उसी जोन में लाइफ पॉसिबल है, और जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो हमारा बायोस्फीयर है। यानी कि द जोन वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, जोन वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। लेकिन बायोस्फीयर बना किससे है, तो बायोस्फीयर इज द कॉम्बो ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर इज अ कॉम्बो ऑफ लिथो, हाइड्रो एंड एटमॉस्फेयर। जहां पे ये तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, तीनों डोमेन एग्जिस्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनके बीच का कॉमन एरिया होगा, वही कहलाएगा बायोस्फीयर। क्योंकि उसी एरिया में लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं, कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत है? देखिए, चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, खास करके यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम में। ठीक है, तो आप एक बार बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इस पे एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन। ठीक है, आते हैं इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि अगर एबायोटिक सही नहीं है तो बायोटिक का एग्जिस्टेंस पे खतरा है। ठीक, अगर एबायोटिक ठीक नहीं है तो बायोटिक का एग्जिस्टेंस पे खतरा है, या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। क्या है? क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। यानी कि एक इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करे या एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट हो इन्वायरमेंट का, चाहे वो बायोटिक इन्वायरमेंट हो कंपोनेंट का, सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिला करके चले। और जहां पे ये लोग कदम से कदम मिला करके चलते हैं वहीं पे बनता है एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। सोचो, सबसे पहले लाइफ पॉसिबल कहां होगा? जहां पे बायोस्फीयर होगा, यानी कि जहां पे तीनों डोमेन का लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस होगा, नैरो जोन। मान लिए कि ये जो जोन है यहाँ पे सारी चीज ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिथोस्फीयर भी है, अच्छा है, हाइड्रोस्फीयर भी अच्छा है और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। जब अच्छा है तो ये क्या है? बायोस्फीयर, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करने का पॉसिबल चांस है। अब देखो, जब ये ठीक रहेगा तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगा। अब किसी भी जीव जंतु के लिए क्या जरूरी है? भोजन। और भोजन का प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट। तो मान लिया इस एरिया में प्लांट निकला। अब सोचो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ एनिमल वेजिटेरियंस हैं। क्या है? वेजिटेरियंस है, जो जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो कंप्लीटली प्लांट पे ही निर्भर है। जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये किस पे निर्भर है? तो प्लांट पे निर्भर है। किस पे? प्लांट पे निर्भर है। अगर ये प्लांट नहीं है तो क्या काऊ, बुफेलो, गोट ये एग्जिस्ट करेगा? ये जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उनको जीना है तो इसका होना बहुत ही जरूरी है। अगर जंगल में गाय नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, हिरन नहीं है, तो क्या कार्निवोरस लोग होंगे? अगर ये चीज रहेगा नहीं, रैबिट रहेगा नहीं, डियर रहेगा नहीं, बुफेलो रहेगा नहीं, काऊ रहेगा नहीं, एलिफेंट रहेगा नहीं, तो जो टाइगर है, लायन है, चीता है, वो खाएगा किसको? किसको खाएगा? तो लायन, चीता और टाइगर का जिंदा होना, एग्जिस्ट करना, उस पर निर्भर करता है क्या इस जोन में प्राइमरी कंज्यूमर है कि नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर है कि नहीं। और प्राइमरी कंज्यूमर का जिंदा होना इस बात पे निर्भर करता है कि वहां पे प्लांट, यानी कि क्या, यानी कि प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अब सोचो, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि लायन, टाइगर, चीता, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सोचो, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं, जो सभी को खाते हैं। ठीक, उनका भी बात हो रहा है। अब सोचो, ये प्लांट जिंदा है, क्यों? क्योंकि यहां पे अवेलेबल है गुड वाटर, एयर और गुड क्वालिटी का सॉइल। अगर ये सॉइल गुड क्वालिटी का नहीं है तो क्या ये प्लांट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं करेगा। अब सोचो कि गुड क्वालिटी का सॉइल होना किस बात पे निर्भर करेगा? कहाँ से गुड क्वालिटी का सॉइल आएगा? तो उसमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा? सोचो, तो जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर डेड कर जाएंगे
क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो वहां पे क्या आएगा, डीकम्पोजर। क्या आएगा, डीकम्पोजर आएगा। डीकम्पोजर क्या करेगा, उस इन्वायरमेंट को जहां पे वो लोग मरे हैं उस प्लेस को साफ करेगा, यानी कि बैक्टीरिया फंगी लगेगा उसमें, और क्या करेगा, उस डेड एनिमल को क्या करेगा, बहुत ही क्लीन एक मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा। वो मिनरल्स क्या होंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। फिर क्या करेगा, सॉइल से कौन लेगा, प्लांट लेगा। प्लांट से कौन लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर लेंगे, फिर मरेंगे, फिर डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करेगा, फिर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल बनाएंगे, फिर सॉइल में अच्छा क्वालिटी का प्लांट उगेगा, फिर उसको खाएंगे। तो एक सर्कल है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोग, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो डिकम्पोजर है, या प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर है, वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात समझे? तो जो ये इंटरकनेक्शन है, जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, वही क्या है, इकोसिस्टम। वही क्या है, इकोसिस्टम। अगर इस इकोसिस्टम में किसी भी एक स्मॉल पार्ट में खराबी आ जाएगा तो ये इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। सोचो एक जंगल है और उस जंगल में केवल और केवल प्राइमरी कंज्यूमर है, वैसे एनिमल है जो केवल प्लांट खाते हैं। ध्यान से सुनना, एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में केवल और केवल प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है, केवल और केवल प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर जो केवल प्लांट को खाते हैं। तो क्या होगा, दिन प दिन उनका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और वो सारे जंगल को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जंगल को बर्बाद न करें, प्राइमरी कंज्यूमर के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे भगवान ने क्या बनाया, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर बनाया। बोला कि बेटा तुमको हम जंगल को साफ नहीं करने देंगे, तुम्हारे लिए भी हम एक चीज रखें। तो क्या बनाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या करेगा, उस हर्बीवोरस को, जो प्लांट को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको खाएगा, ताकि उसका पॉपुलेशन बैलेंस बना रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, ताकि वो जंगल को साफ बात समझे? तो यहां पे सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर पूरे सिस्टम को चलाना है, वहां पे चाहे वो छोटा पार्ट है या बड़ा पार्ट है, सभी का होना बहुत जरूरी है। डिकम्पोजर, जिसको तो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो बड़े बड़े जीव जंतु को, एलिफेंट जैसे एनिमल्स को या व्हेल जैसे मैमल्स को क्या कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन बड़े बड़े एनिमल्स का, मैमल्स का, हमारे इन किसी एक के बिना ये साइकिल, ये सिस्टम चलने वाला नहीं। तो जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट का इंटरडिपेंडेंस ए बायोटिक पे हो, ए बायोटिक का इंटरडिपेंडेंस बायोटिक पे हो, ये जो इंटरडिपेंडेंस है यही हमारा क्या है, इकोसिस्टम। पढ़ो क्या है, ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, वो सारे अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। अब देखो, ऑल्सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर भी क्या है, निर्भर है। एंड दिस रिलेशन बिटवीन the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form ecosystem. There could be a large ecosystem and a small ecosystem. इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बड़ा एक पॉन्ड भी क्या हो सकता है, इकोसिस्टम, उसको हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। एक पॉन्ड भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक ओशियन भी इकोसिस्टम। बात समझे? एक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम हो सकता है, और गांव में एक छोटा सा फॉरेस्ट है, वो भी क्या हो सकता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, तो ऐसा सिस्टम
जहाँ पे जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, सारे एक दूसरे अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हो, तब जाकर के क्या बनेगा, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बनेगा। और ये जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो, एबायोटिक कंपोनेंट हो, सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, और इन सभी का होना, सभी का सही होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये था इकोसिस्टम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट। एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? एक इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि लैंड है, सॉरी जैसे कि रोड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी व्हीकल उस पर चल रहे हैं वो है, ठीक है। वाटर यानी कि डैम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्री है, पार्क है, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। एक्वेरियम क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? तो जो हमारा सोसाइटी है, जो एक रिलीजन्स है, जो एक कास्ट है, जो एक कम्युनिटी है, ये भी क्या है, एक। तो जो जो ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है वो एक ग्रुप वाला इन्वायरमेंट, कुछ लोग का हो सकता है, कुछ बड़े लोग का। जैसे इंडियन इंडियन का एक अलग से इन्वायरमेंट होगा, अमेरिकन का एक अलग इन्वायरमेंट। इंडियन का, इंडिया में बहुत अलग अलग सोसाइटी है, तो उन सभी का सोसाइटी का इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो जो सोसाइटीज है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंडिविजुअल ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है, एक फैमिली भी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। जब इंडिविजुअल यानी कि बहुत सारे फैमिली मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक कम्युनिटी बनेगा। उस कम्युनिटी में हो सकता है अपना रिलीजन होगा, एजुकेशनल सिस्टम है उनका, इकोनॉमिक सिस्टम है अपना, पॉलिटिकल सिस्टम है अपना। ये सारे क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आएगा, पार्क आएगा, ब्रिज आएगा, रोड आएगा, मोन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एक्वेरियम्स हैं, ये सारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हैं। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होगा, एक इंडिविजुअल आदमी हो जाएगा, एक फैमिली हो जाएगा, एक कम्युनिटी होगा, एक रिलीजन होगा, एक कास्ट का ग्रुप हो गया, एक एजुकेशनल सिस्टम हो गया, एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। ये सारे क्या है, ह्यूमन सोसाइटी यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स चीजें हैं वो सारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। यानी कि जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में काम करते, जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। लिविंग थिंग्स, ये भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है उसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और जो लिविंग थिंग्स वाले कंपोनेंट है उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट। और जो एबायोटिक और बायोटिक है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे देखो, अभी हमने बताया था एबायोटिक, और इधर है बायोटिक। सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट है, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, लैंड, वाटर, एयर। अच्छा लैंड यानी कि गुड क्वालिटी का सॉइल कहां पे होगा, अगर वहां पे वाटर नहीं रहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर यानी कि एयर नहीं रहेगा, सनलाइट अच्छा नहीं रहेगा, सनलाइट बहुत तेज है या सनलाइट बहुत कम है, तो वहां के लैंड का क्वालिटी, सॉइल का क्वालिटी कैसा रहेगा, बताओ। तो ये सारे कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो भी है प्राइमरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, लिखो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये सारे भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट, ये प्लांट है, और ये कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर डिपेंडेंट है प्लांट पे,
डिकम्पोजर डिपेंडेंट है कंज्यूमर पे, और प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है, तो एबायोटिक कंपोनेंट, एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, और इन दूसरे में भी क्या है, डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी। जो ये इंटरडिपेंडेंसी, ये जो डिपेंडेंसी है, यही क्या है हमारा इकोसिस्टम, क्या है, इकोसिस्टम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट, इसको समाप्त कर चुके हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका जो आपका कंफ्यूजन है, जो टॉपिक पे कंफ्यूजन है, उस टॉपिक को हम लोग अगले सेशन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप अगले सेशन में पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको बताया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम लोग यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स वीडियो का सीरीज लाने वाले हैं, जहां पे हम लोग पूरे पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाते रहें और आपका सेवा करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।